तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग जो व्हाट इफ के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है व्हाट इफ गोकू एंड रैडिट्स बोथ सर्वाइव। दोस्तों, ये उस यूनिवर्स की कहानी है जिसमें गोकू और रैडिट्स दोनों के दोनों ही सर्वाइव कर चुके होते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत एक नॉर्मल डे से ही होती है, जहाँ पर धरती पे एक आम दिन चल रहा होता है। तभी अचानक से धरती पे एक स्पेस पॉट क्रैश लैंड करता है और उसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि रैडिट्स ही निकलता है। दोस्तों, उसके बाद धरती पे आते ही रैडिट्स बहुत ही ज़्यादा निराश होता है, क्योंकि गोकू ने धरती को तबाह नहीं किया है और ये देख के रैडिट्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। उसके बाद वो गोकू को खोजने लगता है और कुछ समय के बाद वो गोकू को खोज भी लेता है। गोकू और कहीं नहीं बल्कि मास्टर रोशी के ही आइलैंड पे होता है और जैसे ही वो मास्टर रोशी के आइलैंड पे जाता है, वो पूछता है कि कैकारोट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने धरती को क्यों नहीं ख़त्म किया। तभी गोकू हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि कैकारोट कौन है, मेरा नाम तो गोकू है। तभी वो बोलता है कि तुम्हारा सैयन नेम कैकारोट है और तुम एक सैयन हो मेरी तरह। तो गोकू बोलता है कि मुझे ये सब नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और उसके बाद दोस्तों, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी में थोड़े बहुत सिनेरियो चले थे, बात करने के बाद रैडिट्स गोकू पे हमला कर देता है और उसके बाद वो गोहान को लेकर चला जाता है। इस यूनिवर्स में भी यही होता है। और उसके बाद दोस्तों, पिकलो आता है और गोकू से हाथ मिलाता है और बोलता है कि धरती पर अगर कोई हमला करने आएगा तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर लड़ूंगा। और वो दोनों मिलकर रैडिट्स को मारने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, वो दोनों रैडिट्स के पास पहुंच जाते हैं और रैडिट्स से लड़ने लगते हैं, पर रैडिट्स उन दोनों को ही अकेले बहुत आराम से हरा रहा होता है और गोकू और पिकलो को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो रैडिट्स को कैसे हराएं। पर दोस्तों, जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में जब वो अपने फादर और पिकलो को पिटाते हुए गोहान देखता है, तो वो एंगर में स्पेसशिप से बाहर निकल के रैडिट्स पे हमला कर देता है, जिसके वजह से उसका कवच टूट जाता है जो कि उसका आर्मर होता है। बस इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। गोहान उस स्पेस पॉट से बाहर निकलता ही नहीं है और रैडिट्स पे हमला ही नहीं करता। पर दोस्तों, गोकू और पिकलो कैसे तैसे करके रैडिट्स को हरा रहे होते हैं और पिकलो गोकू को एक आइडिया बोलता है कि तुम अगर रैडिट्स को पीछे से पकड़ लो तो मैं उस पर अपना स्पेशल विन कैनन अटैक कर दूंगा, जिसके वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। तो गोकू इस बात को मानते हुए कैसे तैसे भी करके रैडिट्स को पकड़ लेता है। उसके बाद दोस्तों, पिकलो अपना स्पेशल विन कैनन रैडिट्स पे अटैक कर देता है। पर दोस्तों, क्योंकि इस यूनिवर्स में रैडिट्स का आर्मर टूटा ही नहीं होता है, इसीलिए स्पेशल विन कैनन सिर्फ और सिर्फ रैडिट्स के आर्मर को तोड़ के रैडिट्स को थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचा पाता है और वो स्पेशल विन कैनन रैडिट्स के आर पार होता ही नहीं है, जिसकी वजह से गोकू भी नहीं मरता। पर दोस्तों, इस समय रैडिट्स को जो चोट लगी है पिकलो के स्पेशल विन कैनन से, वो अच्छा खासा डैमेज उसे दे चुकी है, जिसकी वजह से अब वो लड़ने की स्थिति में नहीं है और बहुत ही ज़्यादा घायल भी हो चुका है। और इसके बाद पिकलो बोलता है कि अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है रैडिट्स। तभी रैडिट्स बोलता है कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो धरती पे 2 सैयन्स और आएंगे जो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और वो मेरा बदला लेंगे। तभी पिकलो बोल देता है कि अगर वो लोग हमें मार भी देंगे तो भी हम लोग ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके वापस से ज़िंदा हो जाएंगे। ये बात वेजिटा भी सुन रहा होता है रैडिट्स के स्काउटर की वजह से, और वो रैडिट्स को बोलता है कि रैडिट्स, तुम अब इन दोनों को नहीं मारोगे, हम लोग धरती पे आ रहे हैं ड्रैगन बॉल के पीछे। और इसके बाद जैसे ही पिकलो रैडिट्स को मारने वाला होता है, तभी गोकू पिकलो को रोक देता है और बोलता है कि इसे मत मारो, ये मेरा बड़ा भाई है और तो और हर एक को दूसरा मौका मिलना चाहिए। तभी पिकलो इस बात को न मानते हुए रैडिट्स पे हमला करने लगता है और उसे मारने लगता है, पर गोकू उसे रोकता है और बोलता है कि सबको एक सेकंड चांस मिलना चाहिए पिकलो, नहीं तो आज तुम भी जिंदा नहीं होते, मैंने ही तुम्हें एक सेकंड चांस दिया था। और ये बात सुन के दोस्तों, पिकलो कहीं न कहीं गोकू से सहमत हो जाता है और वो रैडिट्स को नहीं मारता। पर रैडिट्स उन दोनों पे हंसता और बोलता है कि तुम लोग मुझे मारो या ना मारो, रैडिट्स सही मौका मिलते ही मैं तुम दोनों को ज़रूर मार दूंगा। पर तभी गोकू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और उसके बाद वो रैडिट्स को उठाकर अपने घर लेकर चला जाता है। और गोहान और चीची ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं उससे, पर गोकू बोलता है कि ये मेरा बड़ा भाई है तो इससे डरो मत। और उसके बाद दोस्तों, क्योंकि रैडिट्स ने ये पहले ही बोल दिया कि धरती पे 2 सैयन्स और आने वाले जो कि उन दोनों से उससे ज़्यादा ताकतवर हैं, तो गोकू और पिकलो आपस में ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते कुछ दिन निकल जाता है, पर क्योंकि गोकू और पिकलो के आपस में ट्रेनिंग करने से उनकी ताकत में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, तो वो बुल्मा के फादर के पास जाते हैं जो कि डॉक्टर ब्रीफ होते हैं और उनसे बोलते हैं कि क्या आप हमारे लिए एक ऐसा चैम्बर बना सकते हैं जिसके अंदर ग्रेविटी मशीन हो और उसके वजह से ग्रेविटी हम लोग कितना भी चाहें तो बढ़ा सके और घटा सके।
तो डॉक्टर ब्रीफ बोलते हैं कि मैं ऐसा एक रूम बना तो सकता हूँ पर मुझे कुछ टाइम लगेगा। तो गोकू बोलता है कि आप जितना हो सके उतना जल्दी बना दे, क्योंकि धरती पे एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है और हमें उससे लड़ना है। तो आप जितनी जल्दी हो सके उस ग्रेविटी चैम्बर को बना दें। दोस्तों, जैसा कि गोकू और पिक्कोलो आपस में डेली ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और रेडिट्स की भी हालत इधर ख़राब होती है, तो वो भी उन दोनों से लड़ने के लायक नहीं होता है। नहीं तो मे बी रेडिट्स अभी गोकू और पिक्कोलो से लड़ रहा होता, पर क्योंकि वेजिटा ने भी रेडिट्स को मना किया है तो वो अभी कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहता। और इस बीच दोस्तों गोहान रेडिट्स की बहुत ही ज़्यादा देखभाल करता है और चीची भी करती है। ये देख कर रेडिट्स का मन कहीं ना कहीं बदलने लगता है कि जिन लोगों को मैं यहाँ पे मारने आया था वही लोग मेरी सेवा कर रहे हैं और मेरा ख्याल रख रहे हैं, जिसकी वजह से रेडिट्स सोचने लगता है कि वो किसका साथ दे। पर क्योंकि दोस्तों रेडिट्स बूढ़ा होता है और एक बार में तो वेजिटा भी नहीं अच्छा बना था, तो रेडिट्स ये सोच लेता है कि वो वेजिटा का ही साथ देगा। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर ब्रीफ ग्रेविटी चैम्बर बना देते हैं और इस बीच में रेडिट्स का मन और भी बदलने लगता है गोकू और गोहान को देखकर, क्योंकि वो दोनों उसकी सेवा मतलब उसका टेक केयर बहुत ही ज़्यादा कर रहे होते हैं। और फिर जब एक दिन गोकू और पिक्कोलो आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तभी डॉक्टर ब्रीफ वहाँ पे आते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने ग्रेविटी रूम बना दिया है और तुम दोनों अब इसमें ट्रेनिंग कर सकते हो। तभी वहाँ पे अचानक से रेडिट्स आता है और वो बोलता है कि कैकारोट, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ दूंगा इस लड़ाई में वेजिटा और नापा के खिलाफ। ये सुन के गोकू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, पर पिक्कोलो को रेडिट्स पे अभी भी विश्वास नहीं होता है। तो वो बोलता है कि हमें तुम पर विश्वास नहीं है, पर गोकू बोलता है कि हमें सब पे विश्वास रखना चाहिए पिक्कोलो, क्योंकि सेकंड चांस सबको मिलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ग्रेविटी रूम में सबसे पहले तो गोकू और पिक्कोलो ही जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि रेडिट्स का हालत अभी भी उतना सही नहीं होता कि वो ट्रेनिंग करे। पर जैसा कि कुछ दिन बीतता है उसके बाद रेडिट्स ट्रेनिंग करने के लिए ग्रेविटी रूम में जाता है गोकू के साथ। पर इस बीच दोस्तों पिक्कोलो जो होता है वो गोकू को बोलता है कि हमें गोहान को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक रेडिट्स ने बोला है कि वेजिटा और नापा बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम तीनों का ताकत उन्हें रोकने के लिए काफ़ी होगा। और क्योंकि गोहान तुम्हारा बेटा है तो वो भी एक अच्छा फाइटर होगा। तो गोकू इस बात के लिए मान जाता है, पर दोस्तों गोहान इस बात के लिए अभी तक रेडी नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है लड़ाई करने से। पर दोस्तों जैसा कि गोहान ओरिजिनल सीरीज में भी ना चाहते हुए फाइटिंग करना पड़ता और उसे ट्रेनिंग लेना पड़ता पिक्कोलो से, इस सीरीज में भी कुछ ऐसा ही होता है। पर इस वाट इफ में दोस्तों गोहान को ट्रेनिंग पिक्कोलो की जगह रेडिट्स देता है, क्योंकि दोस्तों गोहान रेडिट्स का अपना नेफ्यू है, इसलिए वो गोहान को ट्रेन करके उसे ताकतवर बनाना चाहता है। और उससे कहीं ना कहीं गोहान से अटैचमेंट भी हो चुका होता है इतनी लंबे समय से, क्योंकि गोहान उसका बहुत लंबे समय से देखभाल कर रहा होता है। उसके बाद दोस्तों देखते ही देखते अच्छा खासा टाइम बीत जाता है और इस बीच में गोकू की पावर लेवल 10,000 से 15,000 के बीच में चली जाती है और रेडिट्स की भी पावर लेवल 8,000 से 10,000 के बीच में चली जाती है और पिक्कोलो की भी पावर लेवल दोस्तों रेडिट्स के ही आसपास होती है। पर दोस्तों इस सब के बीच में जिसकी पावर लेवल सबसे ज़्यादा बड़ी होती है वो गोहान की होती है, पर क्योंकि वो लड़ने से डरता है इसीलिए उसकी पावर लेवल से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। पर दोस्तों रेडिट्स उसे हमेशा ही ट्रेन करते रहता है और उसे लड़ने के लिए मोटिवेट करते रहता है। पर गोहान अभी भी लड़ने से डरता है, क्योंकि दोस्तों वो एक 4 से 5 साल का बच्चा है। इसके बाद दोस्तों वो समय आ जाता है जब धरती पे वेजिटा और नापा आते हैं और वेजिटा और नापा के आते ही दोस्तों सारे जी वॉरियर्स रेडी हो जाते हैं उन दोनों से लड़ने के लिए। और जैसे ही दोस्तों वेजिटा और नापा धरती पे आते हैं एकदम अचानक से रेडिट्स अपना साइड बदल के वेजिटा और नापा की तरफ चले जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो जो तुम लोग को लगता था कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, वो भी वेजिटा और नापा के खिलाफ। ये देख के पिक्कोलो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और बाकी के सारे जी वॉरियर्स को भी, और गोकू को ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। और इसी तरफ गोहान रेडिट्स से बोलता है कि अंकल आप क्यों हमारा साथ छोड़ रहे हैं। तभी रेडिट्स बोलता है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो जो तुम लोग को लगता था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और उसके बाद दोस्तों वेजिटा बहुत ही ज़्यादा हंसता है उन सब पे और उसके बाद नापा साइबरमैन्स को बाहर निकालता। और दोस्तों जैसा कि ओरिजिनल सीरीज़ में साइबरमैन से लड़ने के लिए सबसे पहले यामचा जाता है, इस वाटिफ में भी यामचा ही होता है जो साइबरमैन से लड़ने के लिए सबसे पहले जाता है। पर जैसे ही साइबरमैन यामचा पे अटैक कर रहा होता है तभी अचानक से उस साइबरमैन के पीछे से कोई उसे अटैक करके जान से मार देता और देखते ही देखते दोस्तों सारे साइबरमैन्स एक बार में ही मर जाते हैं।
दोस्तों उन साइबरमैन्स को मारने वाला दरअसल कोई और नहीं बल्कि रेडिट्स ही होता है। ये दोस्तों दरअसल गोकू और रेडिट्स की ही प्लानिंग होती है, जहाँ पर रेडिट्स गोकू को बताता है कि वेजिटा और नापा अकेले नहीं हैं, उनके साथ कुछ साइबरमैन्स भी हैं जो कि लड़ाई की शुरुआत में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देते हैं, पर वो जितनी देर तक टिके रहेंगे वो उतनी ही प्रॉब्लम देंगे। उसके बाद दोस्तों गोकू और रेडिट्स आपस में प्लान बनाते हैं। जैसे ही वेजिटा और नापा धरती पे आएंगे तो रेडिट्स इनका साथ छोड़ के उनके तरफ हो जाएगा, और जैसे ही वो साइबरमैन्स को बाहर निकालेंगे और जैसे ही वो फाइट करना शुरू करेंगे तभी रेडिट्स उन सबको अचानक से मार देगा। और उसके बाद दोस्तों नापा लड़ने के लिए सबसे पहले आता है, और वो किसी और से नहीं बल्कि रेडिट्स से ही लड़ रहा होता है, और वेजिटा गोकू से लड़ रहा होता है। दोस्तों इस टाइम पे गोकू की पावर लेवल 15,000 के आसपास भले ही है, पर वो वेजिटा से ताकतवर अभी भी नहीं है। और इस टाइम पे रेडिट्स नापा से 2 गुना ताकतवर है, तो वो नापा को बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है, और बाकी ची वॉरियर्स मिलके गोकू के साथ लड़ रहे होते हैं वेजिटा से, पर वेजिटा उन सबको बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है, और गोकू अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो उसे हरा सके। और गोहान दोस्तों इन सब के बीच में पीछे खड़ा होकर देख रहा होता है, क्योंकि वो एक 5 साल का बच्चा है, तो उसके अंदर अभी वो हिम्मत नहीं है कि वो फाइट कर सके। पर वो कैसे तैसे करके अटैक करने के लिए जाता है वेजिटा के पास, पर वेजिटा उसे बहुत ही आसानी से एक की अटैक करके हटा देता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि रेडिट्स नापा को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है, और नापा को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद दोस्तों रेडिट्स भी इन सब के साथ आ जाता है लड़ने के लिए वेजिटा के खिलाफ, और जैसे ही रेडिट्स गोकू के साथ आता है लड़ाई करने के लिए वेजिटा से, तो वो लोग वेजिटा से एक हैंड ऊपर चले जाते हैं, और वो लोग सब कोई मिल के वेजिटा को डोमिनेट करने लगते हैं। और तभी अचानक क्रिलिन अपना एक डिस्ट्रक्टर डिस्क निकालता है और वेजिटा की तरफ फेंकता है, पर वेजिटा उसे देख लेता है और उससे बच जाता है। दरअसल दोस्तों ये प्लान भी रेडिट्स का ही था कि जैसे वो लोग वेजिटा से लड़ने लगेंगे तो कोई वेजिटा की टेल को काट देगा, और जैसे ही उसका टेल कट जाएगा तो रेडिट्स अपने ग्रीड टेप के फॉर्म में जाकर वेजिटा को हरा देगा। पर दोस्तों क्योंकि ये प्लान तो फेल हो चुका है, तो उसके बाद वेजिटा अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लड वेव निकालता है और खुद ग्रे टेप में बन जाता है, जिसकी वजह से वो अब बाकी सारे जी वॉरियर्स पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने लगता है। पर दोस्तों क्योंकि रेडिट्स के पास भी उसका टेल है तो वो भी एक ग्रे टेप में बदल जाता है। पर क्योंकि वेजिटा रेडिट्स से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो वेजिटा रेडिट्स के साथ साथ बाकी सारे जी वॉरियर्स को हरा रहा होता है। पर दोस्तों ये बर्दाश्त पिकलो से नहीं होता है, और पिकलो वेजिटा पे हमला करने के लिए जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, और वेजिटा गुस्से में आके पिकलो पे एक की अटैक करता है, जिसके वजह से दोस्तों पिकलो की जान चली जाती है। और ये देख के गोकू को बर्दाश्त नहीं होता है कि उसके आँख के सामने उसका दोस्त मर गया। दोस्तों ओरिजिनल सीरीज में बाकी सारे जी वॉरियर्स के मरने की वजह से गोकू इसलिए सुपर सैयन में नहीं मरा था क्योंकि वो सारे दोस्त उसके आँख के सामने नहीं मरे थे। पर क्योंकि जैसा कि फ्रीजा सागा में क्रिलिन गोकू के आँख के सामने मरता है तो वो सुपर सैयन में बदल जाता है, वैसा इस सीरीज में भी होता है। जैसे ही वेजिटा पिकलो को जान से मारता है तो गोकू का गुस्सा फट पड़ता है और वो सुपर सैयन में बदल जाता है, और सुपर सैयन में बदलने के बाद वेजिटा ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो गोकू पे हमला करता है। पर गोकू उसके हमले से बचते हुए वेजिटा पे एक जोरदार की अटैक करता है कामेहामे वेव का, और उसके बाद वो एकदम से ही वेजिटा के पूंछ को काट देता है और वेजिटा नॉर्मल फॉर्म में आता है। और वेजिटा के नॉर्मल फॉर्म में आते ही रेडिट्स उसे मारने लगता है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही गोकू वेजिटा को मारने जा रहा होता है तभी वेजिटा बोलता है कि मुझे मत मारो काकारोट, मैं तुम्हारे दोस्त को बचा सकता हूँ। तभी गोकू बोलता है कि अब वो नहीं बच सकता है क्योंकि इस दुनिया का ड्रैगन बॉल इसी वजह से काम करता था क्योंकि वो पिकलो से कनेक्टेड था। अब क्योंकि पिकलो मर चुका है तो हम लोग उसे रिवाइव नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि तुमने उसे मारा है तो मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो वेजिटा को मारने ही वाला होता है, तभी वेजिटा फिर से बोलता है कि भले ही अर्थ की ड्रैगन बॉल चली जा चुकी हो, पर एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे अभी भी ड्रैगन बॉल है जो कि प्लैनेट नामक है, और उस प्लैनेट पे भी नामेकियंस रहते हैं। तो दोस्तों ये सुनते ही गोकू का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपनी बेस फॉर्म में आता है। तो दोस्तों इस यूनिवर्स में जो कि जी वॉरियर मरा है वो सिर्फ और सिर्फ पिकलो है। पिकलो को छोड़कर दोस्तों इस यूनिवर्स में और कोई जी वॉरियर नहीं मरा है। और दोस्तों क्योंकि पिकलो मर चुका है इस वजह से हमें प्लैनेट नामक पे जाना होगा, क्योंकि सिर्फ वही एक प्लैनेट है जहाँ पे अभी ड्रैगन बॉल बचे हुए हैं जिसके वजह से पिकलो को रिवाइव किया जा सकता है। और क्योंकि दोस्तों इस यूनिवर्स में पिकलो के मरने की वजह से कामी भी मर चुका है,
तो कामी पिकलो को ट्रेनिंग करने के लिए किंकाई के पास भेज देते हैं। और दोस्तों जो प्लेनेट नामेक पे सबसे पहले जी वॉरियर्स जाते हैं उनमें से सबसे पहले गोहान, बुल्मा, क्रिलिन और टीएन होते हैं। और दोस्तों यामचा इस समय गोकू, वेजिटा और रेडिट्स के साथ ही रुक गया है, क्योंकि दोस्तों रेडिट्स, वेजिटा और गोकू तीनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो वो तीनों का इलाज चल रहा होता है हॉस्पिटल में। क्योंकि दोस्तों अब तक सेंजो भी नहीं आए हैं तो ये तीनों रुके हुए हैं। पर दोस्तों क्योंकि जैसे ही गोकू हॉस्पिटल जाता है तो उससे मिलने के लिए बुल्मा के फादर आते हैं, तभी गोकू बोलता है उन्हें कि क्या आप उस ग्रेविटी चैम्बर को एक स्पेसशिप में कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब हम लोग प्लेनेट नामेक पे जाएं तो हम लोग और भी ट्रेनिंग कर सकें और ज़्यादा ताकतवर बन सकें। तो डॉक्टर ब्रीफ बोलते हैं कि मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ समय चाहिए। तो गोकू बोलता है कि ठीक है, जब तक हम लोग ठीक हो रहे हैं तब तक आप उस ग्रेविटी चैम्बर को उस स्पेसशिप में लगा दीजिए। इसके बाद दोस्तों कुछ दिन बाद मास्टर रोसी कॉरेन टावर से सेंजो विंस लेके गोकू के पास आते हैं और उन तीनों को एक एक सेंजो विन देते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों ही हील हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों गोकू, रेडिट्स और वेजिटा स्पेसशिप से होकर प्लेनेट नामेक पे जाते हैं। पर जैसे ही वो लोग स्पेसशिप में एंटर कर रहे होते हैं तभी वो अपने स्काउटर से सुनता है कि उस प्लेनेट पे फ्रीजा भी जा रहा है ड्रैगन बॉल्स के पीछे। तभी वेजिटा रेडिट्स और गोकू को मना करता है कि कैकारोट और रेडिट्स अब हमारा नामेक पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस प्लेनेट पे फ्रीजा भी जा रहा है उन ड्रैगन बॉल्स के पीछे। तभी गोकू बोलता है कि फ्रीजा ये कौन है। तभी वेजिटा उसे फ्रीजा के बारे में सब कुछ बताता है कि फ्रीजा वही है जिसने हमारे प्लेनेट को तबाह किया था और हम लोग उसी के अंडर काम कर रहे थे, और उसे ही हराने के लिए रेडिट्स यहाँ पर तुम्हें आया था लेने के लिए। उसके बाद गोकू बोलता है कि अगर वो फ्रीजा इतना ही ज़्यादा खतरनाक है तब तो हमें नामेक पे जाना ही होगा, क्योंकि हमारे दोस्त अभी नामेक पे ही हैं। तो वेजिटा बोलता है कि अब जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फ्रीजा उन्हें भी जान से मार देगा। तो गोकू बोलता है कि मैं अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़ नहीं सकता हूँ, और वो नामेक पे जाने के लिए निकल जाता है। तो उसके साथ साथ रेडिट्स भी चल जाता है और वेजिटा भी उनका साथ देने के लिए आखिर में चला ही जाता है उनके साथ। और दोस्तों जैसे ही वो लोग स्पेसशिप में इंटर करते हैं और प्लेनेट नामेक के लिए निकलते हैं, तो जैसे कि ओरिजिनल सीरीज में गोकू 100 के ग्रेविटी में ट्रेनिंग करता है, पर दोस्तों इस वाटिफ में गोकू 100 से ऊपर के मतलब लगभग वो 400 तक की ग्रेविटी में ट्रेनिंग करता है। कि वेजिटा के खिलाफ पहले ही वो उस स्पेसशिप में ट्रेनिंग कर चुका होता है, तो उसे 100 की ग्रेविटी का आदत हो चुका है, तो वो ज़्यादा ग्रेविटी में ट्रेनिंग करता है। और उसके साथ साथ रेडिट्स भी 250 के ग्रेविटी में लगभग ट्रेनिंग करता है, और वेजिटा इस समय दोस्तों लगभग 200 तक की ग्रेविटी में ट्रेनिंग करता है। और कुछ दिनों बाद दोस्तों हमारे तीनों साइयेंस प्लेनेट नामेक पे आ चुके हैं। और दोस्तों वो लोग जैसे ही प्लेनेट नामेक पे जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि फ्रीजा के कुछ आदमी पहले से ही प्लेनेट नामेक पे घूम रहे हैं उन ड्रैगन बॉल्स को खोजने के लिए, और वो दो आदमी और कोई नहीं, दरअसल डोडिया और जारवान होता है। बाद दोस्तों जैसे ही वेजिटा उन दोनों को देखता है वो उन दोनों पे डायरेक्ट हमला कर देता है और उन्हें जान से मार देता है। क्योंकि दोस्तों इस वाटिफ में वेजिटा भी इस स्पेसशिप में ट्रेनिंग कर चुका है, तो उसकी ताकत भी इसमें बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जैसे ही वो उन दोनों को मारता है तो फ्रीजा को ये पता चल जाता है कि उसके दो आदमी मर चुके हैं, तो वो कैप्टन गिनियो के फोर्स को प्लेनेट नामेक पे बुलाता है उन ड्रैगन बॉल्स को खोजने के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारे जी वॉरियर्स और साइयेंस आपस में मिल जाते हैं और वो लोग ड्रैगन बॉल्स को खोजने लगते हैं, जहाँ पर क्रिलिन और गोहान और बुल्मा के पास अभी 3 ड्रैगन बॉल्स होते हैं, और डोडिया और जारवान के पास क्योंकि 2 ड्रैगन बॉल्स होते हैं, तो हमारे जी वॉरियर्स के पास टोटल दोस्तों अभी 5 ड्रैगन बॉल्स होते हैं, और बाकी के जो 2 ड्रैगन बॉल्स होते हैं वो फ्रीजा के पास होते हैं, और एक ड्रैगन बॉल जो होता है वो ओल्डर गुरु नेमेकिन के पास होता है। तभी गोकू रेडिट्स और क्रिलिन को बोलता है कि तुम लोग जाके ओल्डर गुरु नेमेकिन से वो ड्रैगन बॉल लेके आओ। तो उनके साथ रेडिट्स, क्रिलिन और गोहान ये तीनों ही जाते हैं, और गोकू वेजिटा इधर फ्रीजा के पास जाता है वो 2 स्टार ड्रैगन बॉल को लेने के लिए, ताकि वो लोग वो विश मांग सके जिससे पिकलो वापस से जिंदा हो जाए। दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पिकलो किंकाई के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। दोस्तों इस वाटिफ में अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि गोकू अपनी मर्जी से अभी भी सुपर सैयन में बदल नहीं सकता है, क्योंकि उस समय पिकलो की मौत को देख के गोकू सुपर सैयन में बदल गया था। और दोस्तों आप लोग हम लोग सब जानते हैं कि सुपर सैयन में बदलने के लिए गोकू ने क्रिलिन को मौत को जहाँ देखा था और उसे मास्टर करने के लिए वो 1 साल प्लेनेट यादत पे रहता है, तब जाके वो अपनी बिल से सुपर सैयन में बदल पाता है। और दोस्तों ये टाइम क्योंकि गोकू को अभी मिला नहीं है कि वो उस फॉर्म को मास्टर कर सके और अपनी विल से कभी भी सुपर सैयन में बदल सके अपनी मर्जी से, तो उसे अभी भी प्रॉब्लम होती है सुपर सैयन में बदलने में। दोस्तों जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में गोकू का पावर लेवल ज़्यादा होता है, इस वाटिफ में गोकू का पावर लेवल अभी ओरिजिनल सीरीज से ज़्यादा होता है, इसलिए वो वेजिटा और रेडिट्स एक चांस रखते हैं कि वो तीनों मिलकर फ्रीजा को हरा सकें।
और दोस्तों जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में वेजिटा के पास उसका टेल नहीं बचता है, इस सीरीज में भी वेजिटा और रेडिट्स दोनों का ही टेल कट चुका है सैयन सागा में ही, मतलब कि जो पिछली लड़ाई हुई थी। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब वो लोग फ्रीजा के पास जा रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में कैप्टन गिनियो के दो बंदे मिलते हैं जो कि होते हैं जेस और बर्टर। तो वो दोनों उन तीनों से लड़ाई करने लगते हैं, तभी रेडिट्स उन दोनों को भी बहुत आराम से मार देता है, क्योंकि दोस्तों इस वाटिफ में रेडिट्स का भी पावर लेवल अच्छा खासा है, तो वो बहुत ही आराम से जेस और बर्टर को मार देता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये बात गिनियो फोर्स को पता चलती है कि उसके दो बंदे मर चुके हैं, तो कैप्टन गिनियो के साथ तीनों के तीन दोनों मतलब कैप्टन गिनियो और उसके दो साथी आते हैं उनसे लड़ने के लिए, और वो लोग जैसे ही लड़ते हैं तो वेजिटा, रेडिट्स और गोकू मिलकर उन्हें बहुत आसानी से हार देते हैं। तभी दोस्तों जैसे कैप्टन गिनियो देखता है कि वो हार रहा है, तो वो गोकू से अपनी बॉडी को चेंज करने की कोशिश करता है, पर तभी जैसे ही कैप्टन गिनियो बॉडी चेंज कर रहा होता है तो रेडिट्स उस रास्ते में एक फ्रॉग फेंक देता है और कैप्टन गिनियो का शरीर फ्रॉग से चेंज हो जाता है। दोस्तों रेडिट्स ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि रेडिट्स को पहले से ही मालूम था कि कैप्टन गिनियो बॉडी स्वैप कर सकता है, क्योंकि वो उसने किसी मिशन पे ये सुना था कि कैप्टन गिनियो के पास जो उसका शरीर है वो भी उसका अपना नहीं है, उसने किसी और से ही चेंज किया है। इसीलिए रेडिट्स को ये मालूम था कि कैप्टन गिनियो ये जरूर करेगा, इसीलिए वो पहले से ही रेडी था। उसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि पिक्लो अब किंकाई से पूरी ट्रेनिंग ले चुका होता है और उसने कायोकेन तक को हासिल कर लिया होता है, जहाँ पे किंकाई ने उसे कायोकेन का यूज करना सिखा दिया होता है और स्पिरिट कंट्रोल करना भी सिखा दिया होता है। और क्योंकि दोस्तों पिक्लो के पास उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है किंकाई से ट्रेनिंग लेने का, इसलिए वो अभी भी स्पिरिट बॉम्ब को बनाना नहीं सीखा जैसा कि गोकू ने सीखा था। दोस्तों हम लोग फिर देखते हैं कि गोहान और क्रिलिन ओल्डर गुरु नेमेकियन के पास जा चुके हैं और उनसे उनका ड्रैगन बॉल ले लिया है, और ओल्डर गुरु नेमेकियन आइची को उन सब के साथ भेजता है ताकि वो लोग ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल कर सके और कोई भी विश मांग सके। और ओल्डर गुरु नेमेकियन गोहान और क्रिलिन का भी पोटेंशियल अनलॉक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्रीजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसके सारे अच्छे खासे जो वॉरियर उनके टीम में थे वो सबके सब मर चुके हैं। तब फ्रीजा खुद फील्ड में उतरने का सोचता है और फाइट करने के लिए वो सैयन्स को खोजने लगता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वेजिटा और फ्रीजा आमने सामने आ चुके हैं, और उधर फ्रीजा के सामने सिर्फ वेजिटा नहीं रेडिट्स और गोकू भी होते हैं। इसके बाद दोस्तों सैयन्स और फ्रीजा के बीच में एक डेडली बैटल चलने लगता है, जहाँ पे सबसे पहले डेंडे उन्हें हील कर देता है, और क्योंकि दोस्तों डेंडे सैयन्स को हील कर रहा होता है तो उनकी पावर लेवल अच्छी खासी बढ़ जाती है। और ये देख के फ्रीजा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो जैसे ही किसी एक सैयन को हरा रहा होता है तभी वो नेमेकियन उसे हील कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर लेवल और बढ़ जाती है और वो फ्रीजा को प्रॉब्लम देने लगता है। उसके बाद दोस्तों फ्रीजा डंडे पे एक अटैक करता है, पर गोकू उसे बीच में जाके ही रोक लेता है। उसके बाद वो डंडे को बोलता है कि डंडे तुमने हमारी अच्छी खासी हेल्प कर दी है, अब तुम साइड हो जाओ और हमें लड़ने दो। अब हमारा पावर लेवल इतना बढ़ चुका है कि हम फ्रीजा को इस फॉर्म में भी टक्कर दे पाए। पर दोस्तों जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में सुपर सैन के खिलाफ फ्रीजा ने अपने 100% पावर को यूज किया था, पर इस समय फ्रीजा अपनी 100% पावर को अभी ही यूज कर रहा है, क्योंकि वो जान चुका है कि वो इस समय इन्हें इस फॉर्म में नहीं हरा सकता। जैसे ही वो अपनी 100% पावर का यूज करता है वो फिर से एक बार सैयन्स को डोमिनेट करने लगता है। पर दोस्तों इस समय फिर से पिक्लो भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है फाइट में, और वो लोग को इस टाइम पे अब लगभग बराबर के टक्कर दे रहे होते हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ 4 लोग मिलकर लड़ रहे होते हैं तो फ्रीजा एक साइड अकेले ही लड़ रहा होता है। दोस्तों गोकू को इस समय अपनी सुपर सैन के ट्रांसफॉर्मेशन में बदलने में नहीं बन पा रहा होता है, नहीं तो वो आराम से ही फ्रीजा को हरा देता। और वेजिटा उससे बोलता भी है कि गोकू तुम अपनी सुपर सैन के फॉर्म में आ जाओ तो हम लोग फ्रीजा को बहुत ही आसानी से हरा पाएंगे। और दोस्तों गोकू चाह के भी अपनी सुपर सैन के फॉर्म में नहीं आ पाता, वो लोग कैसे तैसे करके फ्रीजा पे अटैक कर रहे होते हैं। पर दोस्तों फ्रीजा जैसे कि ओरिजिनल सीरीज में भी एक प्लैनेट नैमेक पे एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से प्लैनेट नैमेक 5 मिनट में ही तबाह होने वाला होता है, वो इस सीरीज में भी करता है। और ये अटैक इस बार प्लैनेट नैमेक को लग जाता है जैसे कि ओरिजिनल सीरीज में लगता है। और उसके बाद वो बोलता है कि सिर्फ तुम लोग के पास अब 5 मिनट है और उसके बाद ये प्लैनेट ख़त्म हो जाएगा। और ये देख के गोकू का गुस्सा फिर से एक बार फट पड़ता है दोस्तों, और वो सुपर सैन में बदल जाता है। दोस्तों इस समय गोकू सुपर सैन में इसमें बदल पाया है क्योंकि फ्रीजा ने एक ऐसा अटैक किया है जिसकी वजह से सिर्फ ना तो वो मरेगा, उसके ना तो दोस्तों मरेंगे, पूरे के पूरे प्लैनेट खत्म हो जाएगी। इसके वजह से ही गोकू का गुस्सा बहुत ज़्यादा फट पड़ता है और वो सुपर सैन में फिर से बदल जाता है। और उसके बाद वो डंडे से ये विश मांगने को बोलता है कि वो फ्रीजा और खुद को छोड़ के बाकी सारे जितने भी लोग इस प्लैनेट पे हैं
उन्हें धरती पे टेलीपोर्ट कर दे। और इस बात से वेजिटा मना करते हुए बोलता है कि वो बाकी सबको कर दे पर मैं यहीं पे रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि फ्रीजा को तुम अकेले मारो। तो ये बात मानकर गोकू उसकी डंडे को ये विश करने को बोलता है कि उसे छोड़कर वो इन सभी को प्लैनेट अर्थ पे भेज दे। पर दोस्तों, जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में वेजिटा भी धरती पे चला जाता है, इस सीरीज में भी डंडे ये विश नहीं मांगता है और वो सिर्फ यही विश करता है कि गोकू और फ्रीजा को छोड़ के बाकी सारे लोग धरती पे चले जाएं। और ये देख के वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो धरती पे पहुंच चुका है और ना चाहते हुए भी। और उसके बाद दोस्तों, जैसे कि ओरिजिनल सीरीज में गोकू और फ्रीजा में लड़ाई होती है, इस सीरीज में गोकू फ्रीजा को ज़्यादा ही आसानी से हरा पा रहा होता है, क्योंकि इस समय गोकू का बेस पावर लेवल ओरिजिनल सीरीज से ज़्यादा है। वो फ्रीजा को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देता है और समय रहते वो उस एक स्पेसशिप लेके प्लैनेट नामेक से निकल तो जाता है। उसके बाद दोस्तों गोकू प्लैनेट याडेट पे चल जाता है और वो लोग जैसे कि ओरिजिनल सीरीज में एक एक करके विश करते हैं सभी लोग को वापस से जिंदा करने के लिए, जो कि फ्रीजा के हाथों मरे गए हैं, प्लैनेट नामेक को रिवाइव करते हैं। तो इसी बीच में शेनरॉन उनसे बताता है कि गोकू अभी किसी प्लैनेट पे है और वो अभी नहीं आना चाहता है। और देखते देखते दोस्तों 1 साल बीत जाते हैं और धरती पे कुछ स्पेसशिप आए होते हैं। दोस्तों दरअसल वो स्पेसशिप किसी और की नहीं, फ्रीजा के फादर किंग कोल्ड की होती है, जो कि यहाँ पर अपने बेटे की मौत की बदला लेने आता है। दोस्तों दरअसल इस स्टोरी में फ्रीजा पूरी तरह से खत्म हो जाता है गोकू के हाथों। जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में फ्रीजा कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाता है और वो किंग कोल्ड को मिल जाता है। उसके बाद किंग कोल्ड से मेटा फ्रीजा में बदल देते हैं, पर इस स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि फ्रीजा पूरी तरह से ही खत्म हो चुका होता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही किंग कोल्ड धरती पे आता है, वो गोकू को खोजने लगता है क्योंकि उसे ये पता चल चुका होता है कि उसके बेटे को मारने वाला कोई और नहीं, एक सैयन है जिसका नाम गोकू है। पर दोस्तों इस टाइम पे गोकू अभी धरती पे ही नहीं, वो प्लैनेट याडेट पे है। और उसके बाद किंग कोल्ड धरती पे हमला करने लगता है। पर दोस्तों तभी धरती के रक्षक जो कि जी वॉरियर्स होते हैं, वो धरती को बचाने के लिए आ जाते हैं, जिसमें से रेडिट्स, वेजिटा, पिक्लो, टीएन, यामचा और गोहान होते हैं। पर दोस्तों जैसे ही किंग कोल्ड अपनी आर्मी के साथ जी वॉरियर्स पे हमला करता है, तभी अचानक से एक लड़का आके किंग कोल्ड की आर्मी को रोक लेता है और उसकी सारी आर्मी को एक बार में ही आराम से हरा देता है। और उसके बाद वो किंग कोल्ड से भी लड़ने जाता है और किंग कोल्ड को बहुत ही आसानी से हरा देता है, जिसे देख के सारे जी वॉरियर्स डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो लड़का इन्हें भी मार देगा। पर तभी वो लड़का बोलता है कि आप लोग मुझसे डरिए मत, मैं आपका दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। इसे सुनकर किसी को भी उस पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि वो लोग उससे डर रहे होते हैं। पर तभी गोहान और क्रिलिन उसके पास जाते हैं और वो उन्हें कुछ नहीं करता है। पर दोस्तों जैसा कि उस लड़के ने किंग कोल्ड को और उसकी पूरी आर्मी को हरा दिया था, तो वेजिटा को ये पता चल जाता है कि वो कोई लड़का नहीं, मतलब कि वो कोई इंसान नहीं, दरअसल एक सैयन ही है, क्योंकि उस लड़के ने किंग कोल्ड की आर्मी को सुपर सैयन में ही बदल के हराया होता है। और ये देख के वेजिटा को और भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके अलावा भी 2 लड़के ऐसे हैं जो कि सुपर सैयन में बदल चुके हैं, जिसमें से एक कैकारोट है और दूसरा ये लड़का है। उसके बाद वो लड़का बताता है कि कैसे गोकू कुछ समय में धरती पे आने वाला है। और उसके बाद जैसे ही दोस्तों गोकू धरती पे आता है, तो वो लड़का उससे बात करने जाता है। दोस्तों दरअसल वो लड़का कोई और नहीं, वेजिटा का ही बेटा फ्यूचर से आया होता है, जो कि होता है ट्रंक्स। और उसके बाद ट्रंक्स गोकू से अकेले में सारी बात करता है और उससे बताता है कि कैसे 3 साल बाद कुछ एंड्रॉइड्स एक्टिवेट होंगे जो आप लोग सभी को जान से मार देंगे, और गोकू तुम्हारी मौत एक हार्ट वायरस से होगी। जिसे सुन के गोकू बहुत ज़्यादा निराश होता है। और उसके बाद ट्रंक्स उसे बोलता है कि मैं फ्यूचर से तुम्हें सिर्फ बताने ही नहीं आया हूँ, उस हार्ट वायरस का एक एंटीडोट भी दे दूँगा। और उसके बाद गोकू को एंटीडोट देके ट्रंक्स अपने टाइमलाइन में जाने ही वाला होता है कि तभी वो अचानक से रेडिट्स को देखता है और वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि ये कौन है। तो उसके बाद गोकू उसे बताता है कि ये मेरा बड़ा भाई रेडिट्स है, जिसे देख के ट्रंक्स पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि दोस्तों उसके टाइमलाइन में कोई रेडिट्स नाम का बंदा है ही नहीं। दोस्तों दरअसल ये जो ट्रंक्स है वो हमारी ओरिजिनल टाइमलाइन का ट्रंक्स है और वो इस टाइमलाइन में आ चुका है। पर वो सोचता है कि शायद उसके फ्यूचर से पास्ट में आने के कारण से ही कुछ ऐसे चेंजिंग हुए हैं जिसकी वजह से रेडिट्स भी इस वर्ल्ड में हैं। पर फिर भी वो रेडिट्स को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान रहता है। और उसके बाद दोस्तों वो 3 साल के लिए फ्यूचर में चला जाता है एंड्रॉइड से लड़ने के लिए। दोस्तों देखते ही देखते यहाँ पर 3 साल बीत जाते हैं और बाकी सारे जी वॉरियर्स एंड्रॉइड से लड़ने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि दोस्तों पिक्लो ने सारी बात सुन ली होती है गोकू और ट्रंक्स की। और उसके बाद वो बाकी सारे जी वॉरियर्स को उतनी ही बात बताता है जितनी की ज़रूरत होती है, ताकि पिक्लो ने बाकी सारे जी वॉरियर्स को बता दिया था कि 3 साल बाद कैसे कुछ एंड्रॉइड्स एक्टिव होंगे और वो हमें मार देंगे। तो बाकी सारे जी वॉरियर्स ये फैसला करते हैं कि वो 3 साल तक कंटिन्यू ट्रेनिंग करेंगे ताकि वो उन एंड्रॉइड्स को हरा सके। और 3 साल पूरा होते ही दोस्तों
सभी जी वॉरियर साउथ सिटी की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो एंड्रॉइड्स को खोज सके और उसे ख़त्म कर सके। पर जैसा कि दोस्तों ओरिजिनल सीरीज में डॉक्टर जीरो यामचा पे अटैक कर देता है और वो घायल हो जाता है, वैसा इस सीरीज में भी होता है। और उसके बाद बाकी सारे जी वॉरियर्स वहाँ पे पहुँचते हैं सिवाय वेजिटा और रेडिट्स के। और उसके बाद दोस्तों गोकू सुपर सैयन में बदल के एंड्रॉइड 19 से लड़ने लगता है, पर लड़ते लड़ते उसे आखिरकार हार्ट वायरस लग जाता है। और जैसे ही एंड्रॉइड 19 से मारने वाला होता है तभी वहाँ पे गोकू बचाने के लिए वेजिटा और रेडिट्स आ जाते हैं। और बाकी सारे लोग उनसे देख के हैरान होते हैं क्योंकि इस समय वेजिटा और रेडिट्स दोनों ही सुपर सैयन में होते हैं और वो एंड्रॉइड 19 से लड़ने लगते हैं। तभी गोहान गोकू को लेके घर पर जाता है और उसे हार्ट वायरस का एंटीडोट देता है। दोस्तों इस बीच में जैसा कि एंड्रॉइड 17 और 18 वापस से रिलीज हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर जीरो वहाँ से भागने में कामयाब होता है और वो एंड्रॉइड 17 18 को रिलीज कर देता है। पर दोस्तों एंड्रॉइड 17 18 रिलीज होते ही डॉक्टर जीरो को जान से मार देते हैं और उसके बाद बाकी सारे जी वॉरियर्स उन दोनों एंड्रॉइड से लड़ने के लिए जाते हैं, पर वो बहुत ही आसानी से सभी को हरा देते हैं, जो देख के वेजिटा और रेड्स को बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने 3 साल तक कंटिन्यू ट्रेनिंग किया था आज के लिए ही और वो दोनों हार जाते हैं। और उसके बाद एंड्रॉइड 17 और 18 जाकर एंड्रॉइड 16 को भी एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद वो तीनों गोकू को खोजने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो गोकू की जान को ले सके। दोस्तों जहाँ पर एंड्रॉइड 16, 17 और 18 गोकू को खोज रहे होते हैं, एक तरफ गोकू वापस से हील हो चुका होता है और उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग करने के लिए कामे के लॉकआउट पे चले जाते हैं ताकि वो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जाकर ट्रेनिंग कर सके। पर तभी वहाँ पे अचानक से ट्रंक्स आ जाता है और उसके बाद बाकी सारे जी वॉरियर्स ट्रंक को सारी बात बताते हैं और ये देख के कि इस टाइमलाइन में भी वापस से एंड्रॉइड 16, 17 और 18 आ चुके हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। पर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी होता है क्योंकि एंड्रॉइड 16 उसके टाइमलाइन में था ही नहीं। और दोस्तों उसके बाद वेजिटा को ये रियलाइज़ हो जाता है कि ट्रंक्स कोई और नहीं उसका ही फ्यूचर से आया हुआ बेटा है, जिसे देख के वेजिटा एक बार के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। पर वो क्योंकि एक सैयन है तो उसे अपनी प्राइड ज़्यादा प्यारी है और उसके बाद वो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रंक्स के साथ चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। दोस्तों इस बीच में पिक्लो कामी से फ्यूज हो जाता है और वो एंड्रॉइड 17 से लड़ने के लिए चला जाता है क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे पिक्लो ही सबसे ज़्यादा ताकतवर जी वॉरियर बन जाता है। और उसके बाद वो जैसे ही एंड्रॉइड 17 से लड़ रहा होता है तभी अचानक से कोई क्रीचर आके एंड्रॉइड 17 को एब्जॉर्व कर लेता है, जिसे देखकर एंड्रॉइड 18 और 16 बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और पिक्लो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि ये कौन है जो आके अचानक से ही एंड्रॉइड 17 को एब्जॉर्व कर लिया। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं सेल हूँ और मैं एंड्रॉइड 18 को भी ऑब्जर्व करूँगा, उसके बाद मैं परफेक्ट फॉर्म में आ जाऊँगा और उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकेगा गोकू की जान लेने से। और ये देख के दोस्तों कि गोकू की जान लेने के लिए फिर से कोई आ चुका है, सभी के सभी लोग और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पर दोस्तों एक दिन बीत जाता है और ट्रंक्स और वेजिटा हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर से बाहर आ चुके होते हैं और उसके बाद वो सेल से लड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों वेजिटा आराम से ही सेल को हरा रहा होता है। पर जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में हुआ था, वेजिटा सेल की बात में आ जाता है और उसे एंड्रॉइड 18 को ऑब्जर्व करने देता है, जिसकी वजह से वो परफेक्ट सेल में बदल जाता है और वो वेजिटा को बहुत ही आसानी से हरा देता है। और ट्रंक्स उसे बोलता है कि अगर हमारे पास और सफिशिएंट टाइम होता तो मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा देता। तो ये बात सुन के सेल उसे 10 दिन का टाइम देता है, जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में होता है। और उसके बाद दोस्तों रेडिट्स ट्रेनिंग करने के लिए पिक्लो के साथ हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जाता है और गोकू गोहान के साथ हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। और सभी के सभी लोग ये देख के हैरान होते हैं कि एक दिन में ही मतलब गोहान सुपर सैयन में बदल के आता है हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर से। दोस्तों जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में सभी लोग एक एक बार ही उसके अंदर गए थे, पर इस सीरीज में वेजिटा और रेडिट्स दोबारा से हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर जाते हैं, बट गोकू नहीं जाता, ना ही गोहान। और फिर देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं और टूर्नामेंट का टाइम आ जाता है। पर दोस्तों ट्रंक्स अभी भी कंफ्यूजन नहीं होता है क्योंकि उसके टाइमलाइन में ना तो कोई रेडिट्स था और ना ही उसने कभी किसी रेडिट्स का नाम सुना था। पर इस टाइमलाइन में अभी भी रेडिट्स है और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। पर क्योंकि इस समय उसके सामने इस बात से बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा आ चुका है जो कि सेल है, तो वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। इसके बाद दोस्तों जैसा ही टूर्नामेंट का दिन आता है और सेल सागा शुरू होती है, तो सबसे पहले सेल से लड़ने के लिए इस टाइमलाइन में गोकू की जगह रेडिट्स जाता है क्योंकि वो खुद को साबित करना चाहता है। और दोस्तों सुपर सैयन रेडिट्स सेल को अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। पर दोस्तों जैसा कि सेल की ताकत सुपर सैयन से ज़्यादा है, तो वो रेडिट्स को आखिरकार लास्ट में हरा देता है। और उसके बाद गोकू वापस से सेल से लड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर उन दोनों की फाइट बहुत ही अच्छी चलती है, जहाँ पर गोकू एक बार के लिए उसके आधी के आधे बॉडी को ही गायब कर देता है अपने कामेहामेहा वेव से।
और क्योंकि वो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है एक सिंगल सेल से भी, तो वो पूरी तरह से अपनी बॉडी को वापस से रीजनरेट कर लेता है। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों की बैटल फिर से चलने लगती है, जहाँ पर गोकू सेल पे एक बार के लिए भारी पड़ने लगता है, पर तभी सेल अपनी फुल पावर का यूज़ करते हुए गोकू को फिर से ओवर पावर करने लगता है। और उसके बाद दोस्तों सेल गोकू पे एक ऐसा अटैक करता है जिसकी वजह से गोकू खुद से ही हार मान लेता है और वो बोलता है कि मैं ये मानता हूँ सेल कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, पर मैं जिस फाइटर को अभी भेजना वाला हूँ वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। पर तभी दोस्तों अचानक से हम लोग देखते हैं कि वेजिटा गोकू को इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि ये मेरी बारी है और मैं जाऊँगा अब सेल से लड़ने। जिसे सुन के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पर गोकू बोलता है कि नहीं वेजिटा तुम नहीं जाओ, मैं गोहान को भेजना चाहता हूँ सेल से लड़ने के लिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि गोहान अगर एक बार अपनी फुल पावर का यूज़ करेगा तो वो सेल को बहुत ही आसानी से हरा देगा। पर तभी वेजिटा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो गोहान को तब भेजना जब मैं सेल से लड़कर हार जाऊंगा तब। तो ये बात सुन के गोकू भी वेजिटा को बोलता है ठीक है वेजिटा जाओ तुम लड़ लो, अगर तुम जीत गए तो ये हम सब के लिए और भी अच्छा होगा। उसके बाद सेल वेजिटा का मजाक उड़ाते हुए बोलता है मैंने तो तुम्हें पहले ही हरा दिया है वेजिटा, तुम मुझसे क्या ही जीतोगे। तो ये बात सुन के वेजिटा को और भी गुस्सा आता है और वो सीधे सुपर सेल में ट्रांसफॉर्म होता है। और उसके बाद वो सेल से बोलता है कि मैं अभी वो वेजिटा नहीं हूँ जिसने तुमसे कुछ दिनों पहले फाइट की थी, मैं पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही सेल और वेजिटा की फाइट होती है तो वेजिटा उसे शुरुआत में अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है और सेल को बहुत ही आराम से हल्के में ले रहा होता है। पर ये देख के सेल को और भी गुस्सा आता है और वो अपने बच्चों को निकाल लेता है। तो ओरिजिनल सीरीज में सेल ने जूनियर सेल्स को निकाला था, वैसा ही वो इस सीरीज में भी करता है। ऐसे ही जूनियर सेल्स निकलते हैं तो वो जी वॉरियर्स को बहुत ही आराम से हरा रहे होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे दोस्तों सभी के सभी जी वॉरियर्स थके होते हैं, गोकू और रेडिट्स, और बाकी जी वॉरियर्स में इतना पावर नहीं होता कि वो जूनियर सेल से जीत सकें। पर दोस्तों इस टाइम लाइन में क्योंकि गोहान अभी तक सेल से लड़ा ही नहीं है तो वो पूरी तरह से हील होता है, मेरा मतलब उसका स्टेमिना पूरी तरह से गेन रहता है, तो वो उन जूनियर सेल से लड़ने लगता है। और वो जैसा कि देखता है कि जूनियर सेल्स उसकी फैमिली को मार रहा है, मतलब उसके दोस्तों को मार रहा है, तो वो पूरी तरह से अपने गुस्से को बेकाबू से करते हुए उन जूनियर सेल्स पे हमला करता है और उन सबको आराम से हरा रहा होता है और उन सबको ख़त्म कर देता है। देख के पिकलो और बाकी सारे जी वॉरियर्स रेडिट्स के साथ बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि इसने कैसे इन सभी को हरा दिया। तो उसके बाद हम लोग वापस से फाइट की तरफ आते हैं, जहाँ पर वेजिटा अभी भी सेल से लड़ रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारी चाल तो अच्छी थी सेल, पर गोहान ने तुम्हारे बाकी सारे बच्चों को आराम से ही मार दिया और यही मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। तो ये सुन के सेल को गुस्सा तो आता है और वो अभी भी वेजिटा पे हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। उसके बाद दोस्तों जैसे ही सेल वेजिटा पे हमला करने जाता है तभी वेजिटा एक इविल स्माइल देते हुए सेल को एक पंच मारता है, जिसके वजह से एंड्रॉयड 17 उसके अंदर से निकल जाता है। ये देख के सेल बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है कि कैसे एंड्रॉयड 17 उसके अंदर से निकल गया वेजिटा के एक पंच मारते हैं। और उसके बाद बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए वेजिटा फिर से एक पंच मारता है सेल को और एंड्रॉयड 18 भी उसके अंदर से बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो पूरी तरह से इम्परफेक्ट सेल में बदल जाता है। इसे देख के सभी के सभी जी वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं, पर तभी वेजिटा उसे बोलता है क्या हुआ सेल, अब तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। तभी सेल उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। तभी वो बताता है कि ये बुल्मा का एक डिवाइस था और उसने मुझे बोला था कि तुम जैसे ही इस डिवाइस को इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें बस सेल को 2 बार टच करना है और उसके बाद एंड्रॉयड 17 और 18 उसके अंदर से निकल जाएंगे, और मैंने यही किया। और ये देख के सेल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने आप को ब्लास्ट करने लगता है जो ओरिजिनल सीरीज में किया था। तो क्योंकि इस सेल में वो इम्परफेक्ट सेल के फॉर्म में है तो वो अपने आप को ब्लास्ट करके धरती को तबाह नहीं कर सकता है, बस अपने आसपास के ही एरिया को ख़त्म कर सकता है। पर ये होते हुए दोस्तों गोकू नहीं देख सकता है, वो सभी के सभी जी वॉरियर्स और जितने भी आसपास में लोग होते हैं वो उन सभी को एक साथ लेकर इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके कामे के लॉकर पे चल जाता है। और उसके बाद जैसे ही सेल वहाँ पे ब्लास्ट करता है खुद को तो आसपास का दोस्तों 60 किलोमीटर तक का सारा एरिया तबाह हो चुका होता है। उसके बाद वो जैसे ही जी वॉरियर्स के साथ वापस से उस जगह पे जाता है तो वो देखता है कि सेल फिर से वहाँ पे खड़ा है, वो भी अपने परफेक्ट फॉर्म में। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सेल ने खुद ही ये बताया था कि जैसे वो अपने आप को ब्लास्ट करता है उसका एक सिंगल सेल बच जाता है और उसके उस सिंगल सेल ने याद रखा था कि उसका परफेक्ट फॉर्म कैसा। और उसके बाद वो वापस से हमला करने लगता है वेजिटा पर दोस्तों फिर भी वेजिटा उसे अभी भी टक्कर दे रहा होता है। पर तभी गोहान वेजिटा का हेल्प करने के लिए चला जाता है और वो दोनों एक साइड फाइट करने लगते हैं। और ये देख कर रेडिट्स भी पीछे नहीं हटता है
और वो सेल को हराने के लिए वेजिटा और गोहान के साथ चला जाता है। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं देखते सारे जी वॉरियर्स एक तरफ हो जाते हैं और सेल एक तरफ अकेला हो जाता है। जहाँ पर वेजिटा अपने गैलेक गन का यूज़ करता है, वहाँ पे गोहान अपने कामेहामे का यूज करता है गोकू के साथ, और रेडिट्स अपना डबल संडे का यूज करता है। और दोस्तों ये सीन देखने में सच में बहुत ज़्यादा एपिक होता है, जहाँ पे सेल एक तरफ से ही अपना जाइंट अटैक कर रहा होता है और दूसरी तरफ पूरे के पूरे जी वॉरियर्स अपना जाइंट अटैक करता है। और दोस्तों देखते ही देखते जी वॉरियर्स के हाथों आखिरकार सेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ये देख के ट्रंक्स बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आखिरकार इस टाइमलाइन को मैंने बचा लिया। पर दोस्तों मैं आप लोग को एक बात अचानक से ही बताना भूल चुका था कि इस टाइमलाइन में रेडिट्स ने बुल्मा की बहन टाइट से शादी की है और उसका एक बच्चा भी है जिसका नाम उसने अपने फादर के ऑनर में बारडॉक रखा है। दोस्तों मैं ये बात बताना आप लोग को अचानक से ही भूल चुका था और मुझे जैसे याद आया मैंने आप लोग को ये बात बता दिया। दोस्तों इसके बाद जैसे ही सेल खत्म होता है सभी के सभी लोग वापस से कामे के लॉकआउट पे जाता है और ड्रैगन बॉल से एक विश मांगते हैं कि सेल के हाथों जितने भी लोग मारे गए हैं और एंड्रॉइड्स के हाथों जितने भी लोग मारे गए हैं और जितनी भी तबाही हुई है वो पूरी की तरह वापस से रिस्टोर कर दी जाए। दोस्तों क्योंकि इस टाइम ने वेजिटा ने ही सेल को पूरी तरह से ख़त्म किया है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इस टाइमलाइन का मेन हीरो सेल को हराने वाला गोहान या गोकू नहीं बल्कि वेजिटा है। और उसके बाद एंड्रॉइड्स को ये पता चल जाता है कि जी वॉरियर्स उनसे ज़्यादा ताकतवर है और क्योंकि जी वॉरियर्स ने उनकी जान भी बचाई है तो वो इविल से प्योर हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब हम लोग किसी को भी नुकसान नहीं करेंगे और अब हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और उसके बाद दोस्तों एज यूजुअल क्रिलिन एंड्रॉइड 18 से शादी कर लेता है और देखते ही देखते दोस्तों 7 साल बीत जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों 7 साल बाद हम लोग देखते हैं कि गोहान एक बड़ा बच्चा बन चुका है और वो अब कॉलेज जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ पे फोकस करा है। पर दोस्तों क्योंकि इस टाइमलाइन में रेडिट्स और गोकू दोनों ही जिंदा होते हैं तो इस टाइमलाइन का गोहान ओरिजिनल सीरीज से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। दोस्तों गोहान की पावर लेवल आप लोग समझ सकते हैं कि अभी ही सुपर सेन 3 के आसपास के बराबर होती है। और उसके बाद दोस्तों एज यूजुअल स्टोरी चलते रहती है, तभी अचानक से एक दिन विडल उसे बोलती है कि मैं एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हूँ और उसमें सभी के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर लोग आपस में फाइट करेंगे तो तुम भी उसमें हिस्सा लो। और ये बात वो जैसे ही जाके अपने घर पे बोलता है तभी सभी के सभी जी वॉरियर्स बोलते हैं कि अब हम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे और देखते हैं कि इस 7 साल के बाद कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। दोस्तों इस स्टोरी में जैसा कि गोकू का एक बेटा होता है गोटेन और वेजिटा का बेटा ट्रंक्स होता है, वैसे ही दोस्तों जो रेडिट्स का बेटा बारडॉक है वो भी इस समय उन दोनों से 1 साल बड़ा है। जैसा कि दोस्तों ओरिजिनल स्टोरी में ट्रंक्स 1 साल बड़ा होता है गोटेन से, इस स्टोरी में बारडॉक ट्रंक्स से भी 1 साल बड़ा होता है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही टूर्नामेंट का दिन आता है सभी के सभी लोग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने चले जाते हैं, जहाँ पर पहले बच्चों का टूर्नामेंट होता है। यहाँ पर दोस्तों एज यूजुअल गोटेन ट्रंक्स और बारडॉक सभी को हराते हैं और उसके बाद उन तीनों में ही आपस में फाइनल होने वाला होता है। तो सबसे पहला फाइट होता है ट्रंक्स और गोटेन के बीच में, जहाँ पर दोस्तों इन दोनों की फाइट अच्छी खासी चलती है, जहाँ पर रेडिट्स ने और वेजिटा ने और गोकू ने सभी बच्चों को ये मना कर दिया था कि वो सुपर सैन में नहीं बदलेंगे, अपने बेस फॉर्म में ही लड़ेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सुपर सैन का राज सभी लोगों के सामने आए। तो दोस्तों बट अचानक से ही जैसे ट्रंक्स गोटेन पे हावी होने लगता है तो गोटेन एक और सुपर सैन का यूज कर देता है और उसके बाद वो ट्रंक्स से बच जाता है। पर दोस्तों जैसा कि फाइट चलते रहता है तभी अचानक से एक बार के लिए ट्रंक्स भी गुस्से में आके सुपर सैन का यूज करके गोटेन पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से गोटेन हार जाता है और वो रिंग से बाहर निकल जाता है। और ये देख के वेजिटा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसका बेटा जीता। पर दोस्तों इसके बाद फाइनल दरअसल ट्रंक्स और बारडॉक के बीच में होता है, जहाँ पे बारडॉक इस समय इन सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि वो उन दोनों से ही 1 साल और 2 साल बड़ा है। दोस्तों जैसे ही उन दोनों का फाइट शुरू होता है तो ट्रंक्स शुरुआत में ही बारडॉक पे एक हमला करता है जो कि सीधे उसके फेस पे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से बारडॉक को अच्छी खासी चोट लगती है और वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों बारडॉक भी पीछे न हटते हुए एक पंच सीधे जाके ट्रंक्स के पेट में मारता है, जो कि ट्रंक्स को बहुत ही ज़्यादा जोर से लगती है। और उसके बाद वो दोनों उड़ते हुए एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर कभी बारडॉक ट्रंक्स को एक मुक्का मारता है जोर से तो दूसरी तरफ बारडॉक भी एक पंच कस के मारता है ट्रंक्स की तरफ। और उसके बाद देखते ही देखते दोस्तों इन दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगती है। पर तभी अचानक से ट्रंक्स को गुस्सा आता है, वो अगेन से सुपर सैन में बदल के बारडॉक पे हमला करता है। पर दोस्तों क्योंकि बारडॉक ने पहले ही देख लिया था कि ट्रंक्स गुस्सा में आने के बाद वो सुपर सैन में जाके एक बार अटैक करता है, तो बारडॉक इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर था
और वो ट्रंक्स के अटैक को डॉज करते हुए खुद भी एक बार सुपर सैयन में बदल के एक पंच ट्रंक्स को मारता है, जिसके वजह से वो रिंग के बाहर चला जाता है। और ये देख के वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसका बेटा हार गया, पर वो फिर भी खुश होता है बारडॉग के लिए कि आखिरकार जीतने वाला कोई और नहीं, उसका ही दोस्त का बेटा होता है। रेडिट्स को जरूर बोलता है कि तुम्हारे बेटे ने चीटिंग की है और वो सुपर सैयन में बदल गया। तभी रेडिट्स उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम्हारे बेटे ने चीटिंग नहीं की थी और उसने गोटेन को सुपर सैयन में बदल के नहीं हराया था। तो ये सुन के वेजिटा चुप हो जाता है। पर दोस्तों तभी अचानक से जैसे ही बड़े लोगों की फाइट शुरू होती है तो सबसे पहले रिंग में रेडिट्स जाता है और उसकी फाइट होती है क्रिलिन से, और वो क्रिलिन को बहुत ही आराम से हरा देता है। और उसके बाद दोस्तों पिक्लो की फाइट होती है और उसकी फाइट होती है किसी नॉर्मल प्लेयर से ही, और वो उसे भी हरा देता है। और उसके बाद दोस्तों फाइट होने वाली होती है गोकू और वेजिटा के बीच में, और जैसे ही वो दोनों आमने सामने होते हैं लड़ने के लिए, तभी अचानक से वहाँ पे सुप्रीम काय आ जाते हैं और वो उन दोनों की फाइट को रोकते हुए बोलते हैं कि धरती पर भी एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है और हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो तुम लोग अपनी फाइट छोड़ के हमारी हेल्प कर सकते हो। तो ये सुन के गोकू वेजिटा अपनी फाइट को तो रोक देते हैं, पर फिर भी वेजिटा उसे बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ काकारोट, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं अभी कितना ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि दोस्तों ये सभी जानते हैं कि शुरुआत में गोकू ने ही आखिरकार वेजिटा को हराया था सैयन सागा में, और वेजिटा एक बार जरूर से ही गोकू को हराना चाहता है। बात दोस्तों उन दोनों की फाइट नहीं होती है और गोहान को रिंग में भेजा जाता है, जहाँ पे वो स्कोटोविच और यामो से लड़ता है, जहाँ पर सुप्रीम काय के कहने पे कबिटो काय गोहान को पैरालाइज कर देते हैं, और उसके बाद स्कोमोटोविच और यामो आखिरकार गोहान के अंदर से सारी एनर्जी को लेकर चले जाते हैं माजिन बू को रिजरेक्ट करने के लिए। और उसके बाद दोस्तों कबिटो काय गोहान को वापस से हील कर देते हैं, और उसके बाद उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में आखिरकार माजिन बू अपने सेल से रिजरेक्ट हो ही जाता है, इस स्टोरी में भी होता है। पर दोस्तों इससे पहले रिजरेक्शन होने के पहले जैसे ही जी वॉरियर्स में से गोकू वेजिटा और रेडिट्स और गोहान और सुप्रीम का कबिटो का उसके स्पेस तक पहुंचते हैं, तभी पावडी वेजिटा और रेडिट्स पे अपना जादू कर देता है। और वो उन दोनों पे मैजिक इसलिए कर पाता है क्योंकि दोस्तों वेजिटा और रेडिट्स अभी भी पूरी तरह से प्योर नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं रेडिट्स के अंदर अभी भी इविलनेस होता है, और वेजिटा के अंदर भी इस टाइम तक अभी भी कुछ न कुछ इविलनेस होता है, तो वो दोनों पे काबू कर लेता है। पर दोस्तों जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में वेजिटा गोकू से लड़ना चाहता था, इस सीरीज में भी वो गोकू से तो लड़ना चाहता है, पर जैसे ही वो दोनों माजिन में बदलते हैं तो वो दोनों आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों जितना नफरत वेजिटा को गोकू से नहीं है, उससे ज़्यादा नफरत उसे अभी रेडिट्स से होती है, क्योंकि रेडिट्स पहले उसके अंडर काम करता था, पर अब रेडिट्स उसके साथ काम करता है और उसके बराबर का है, इसलिए उसे रेडिट्स से बहुत ज़्यादा नफरत होती है। और रेडिट्स को भी दोस्तों वेजिटा से बहुत ज़्यादा नफरत होती है, क्योंकि पहले वेजिटा उसके साथ एक नौकर की तरह बिहेव करता था और उसे बहुत ही ज़्यादा एहसान करता था क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर था। पर दोस्तों इस टाइम पे क्योंकि दोनों ही के अंदर माजिन का साइन बना हुआ है और उन दोनों की ही ताकत इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और वो दोनों आपस में ही फाइट करने लगते हैं। और यहाँ पर दोस्तों गोकू जब देखता है कि वो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं तो वो माजिन बू को रोकने के लिए जाता है, पर तब तक दोस्तों इस बीच में माजिन बू आखिरकार रिजरेक्ट हो जाता है। और ये देखते हैं कि माजिन बू एक बहुत ही ज़्यादा मोटा है और एक बहुत ही ज़्यादा भद्दा टाइप का, मतलब मोटा और गोल मटोल है, तो सभी को लगता है कि ये शायद उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। पर ये तो दोस्तों सुप्रीम का ही जानता है कि ये कितना खतरनाक है, और वो गोकू को बोलते हैं कि बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए इसे ख़त्म करो। पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वेजिटा आखिरकार रेडिट्स को हरा के गोकू से लड़ने के लिए आ चुका होता है और वो गोकू को ओपन चैलेंज करता है। उसके बाद दोस्तों गोकू गोहान को बोलता है कि गोहान तुम माजिन बू से लड़ो और मैं वेजिटा को ठीक करके आता हूँ। और उसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू और वेजिटा की फाइट को देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों गोकू अपनी सुपर सैयन 2 में ही वेजिटा से लड़ रहा होता है। दोस्तों इस टाइम लाइन में सभी ने सुपर सैयन 2 तक को तो पा लिया है, पर सुपर सैयन 3 के बारे में सिर्फ और सिर्फ गोकू और गोहान ही जानते हैं। क्योंकि दोस्तों इस टाइम लाइन में गोकू मरा नहीं है, फिर भी उसने सुपर सैयन 3 को हासिल कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर सुपर सैयन के ऊपर सुपर सैयन 2 है तो उसके ऊपर सुपर सैयन 3 भी ज़रूर ही होगा। और ये बात गोहान भी जानता था क्योंकि गोकू ने उसे ये बताया था। और दोस्तों इस टाइम लाइन में सुपर सैयन 3 को गोहान और गोकू दोनों ने ही अचीव किया है, पर वो दोनों में से कोई अभी सुपर सैयन 3 का यूज नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात ज़रूर क्लियर कर देना चाहूँगा
कि इस टाइमलाइन में अभी सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई है तो वो गोहान है, ना कि गोकू। दोस्तों गोहान की सुपर सेन 2 की ही ताकत गोकू के सुपर सेन 3 के ताकत के आसपास है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि गोहान अपने सुपर सेन 3 में कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। और क्योंकि दोस्तों इस टाइमलाइन में गोकू और गोहान कभी मरे ही नहीं थे, तो उन लोग को सुपर सेन 3 के बारे में सब कुछ पता होता है और उन्हें ये पता होता है कि सुपर सेन 3 में बदलने से कितना बॉडी का स्टेमिना चला जाता है, इसलिए उन्होंने सुपर सेन 3 को अच्छा खासा मास्टर भी कर दिया होता है। दोस्तों जैसा कि गोहान माजिन बू से लड़ने के लिए चला जाता है और गोकू वेजिटा से लड़ रहा होता है, तो गोकू सुपर सेन 2 में ही वेजिटा से लड़ रहा होता है और उसे अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों का बैटल बहुत ही ज़्यादा इपिक चलता है और इन दोनों का फाइट देख के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि गोकू और वेजिटा एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं उस टाइम पे। क्योंकि गोकू भी गुस्सा आ जाता है वेजिटा से, क्योंकि वो एक बूढ़े इंसान के मैजिक के कब्जे में आ चुका है और वो उससे लड़ रहा होता बिना मतलब का, जबकि उसे माजिन बू को रोकना है। तो वो भी वेजिटा पे बहुत ही ज़्यादा हमला करने लगता है और वेजिटा भी अपने आप को बचाते हुए गोकू से लड़ने लगता है। और दोस्तों क्योंकि इस टाइम पे वेजिटा माजिन के साइन में होता है, तो उससे बस अपने गोकू से बदला लेना होता है, ना कि कुछ और। पर दोस्तों जैसा कि सबको पता, जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में जैसे ही वेजिटा को रियलाइज़ होता है कि माजिन बू एक ज़्यादा बहुत बड़ा खतरा है, तो वो अपनी फाइट को रोकते हुए खुद से ही लड़ने के लिए माजिन बू से चला जाता है। वो ऐसा इस सीरीज में भी करता है और वो गोकू से लड़ाई रोकते हुए बोलता है कि अब मुझे फिर से जाकर इस धरती को बचाना है। पिछली बार जैसे मैंने सेल को हराया था, पर तुम लोगों ने लास्ट में मुझे अकेले उससे लड़ने नहीं दिया। इस सीरीज में इस बार मैं माजिन बू से अकेले ही लड़ूंगा और उसे ख़त्म कर दूंगा। इस बार मुझे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए और मैं धरती को अपने दम पे अकेले ही बचाऊंगा। ये सुन के दोस्तों गोकू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो दोनों जैसे ही जा रहे होते हैं तभी वेजिटा गोकू पे पीछे से हमला कर देता है और वो बोलता है कि कैकारोट, इस समय इस धरती को मैं ही बचाऊंगा और अकेले बचाऊंगा, मुझे इस बार किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। और वो लड़ने के लिए चला जाता है माजिन बू से। दोस्तों इस टाइम पे गोहान माजिन बू से लड़ रहा होता है और दोस्तों क्योंकि गोहान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो माजिन बू उसे हरा नहीं पाता है और इसी एंगर में वो सुपर बू में बदल जाता है। मेरा मतलब है कि इविल बू उससे सेपरेट हो जाता है और इविल बू माजिन बू को चॉकलेट बना के खा जाता है और उसकी वजह से वो सुपर बू में बदल जाता है। और दोस्तों सुपर बू गोहान को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो दे रहा होता है, पर उतना भी नहीं। उसके बाद वहाँ पे अचानक से ही वेजिटा आता है और बावड़ी उससे बोलता है कि तुम मेरे स्लेव हो, तुम मेरे अंडर काम करोगे, तुम मेरी बात सुनोगे। तभी वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा और वो बावड़ी पे ही एक की अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बावड़ी मर जाता है। दोस्तों इस टाइमलाइन में बावड़ी को मारने वाला कोई और नहीं, वो वेजिटा ही होता है। दोस्तों मैं कुछ बातें आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ स्टोरी एज यूजुअल चल रही है ओरिजिनल टाइमलाइन की जैसे। ऐसा कि किंग डबोडा को माजिन बू ने ही ख़त्म किया है, ना कि गोहान ने या फिर किसी और जी वॉरियर ने। उसके बाद वो सुपर बू से लड़ने लगता है वेजिटा और वो गोहान को बोलता है कि तुम अब साइड हो जाओ गोहान, इससे मैं लड़ूंगा। और उसके बाद दोस्तों जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में भी वेजिटा ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था माजिन बू को ख़त्म करने के लिए, वो इस समय भी वही करता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है माजिन बू को ख़त्म करने के लिए। पर दोस्तों ये तो आप लोग और हम लोग सब जानते हैं कि वेजिटा का इतना बड़ा सेक्रीफाइस कैसे बेकार चला जाता है। और ये देख के दोस्तों हम लोग के आँख में लिटरली एक बार के लिए आंसू आ जाता है, क्योंकि वेजिटा यहाँ पे बोलता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया है वुल्मा, ट्रंक्स, और तुम्हारे लिए कैकारोट। ये सुन के दोस्तों हम लोग सभी जी वॉरियर्स के फ़ैन और जितने भी ड्रैगन बॉल कम्युनिटी के फ़ैन हैं, उन सभी की आंखों में एक बार के लिए तो आंसू जरूर से आ जाता है। पर दोस्तों जैसा कि सुपर बू मरता नहीं और वापस से रीजनरेट हो जाता है, तो ये देख गोहान को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है और उसके आँख से लिटरली आंसू निकल जाते हैं वेजिटा को देखकर। पर दोस्तों इस टाइम पे जैसे ही सुपर बू वापस से रीजनरेट होता है, वो गोहान पे पीछे से एक हमला कर देता है, जिसकी वजह से गोहान अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है और उससे सुप्रीम काय बचाकर यहाँ से लेके चले जाते हैं प्लैनेट, जो कि उनका प्लैनेट होता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही गोकू को गोहान की एनर्जी महसूस नहीं होती है, तो उसे लगता है कि शायद वेजिटा के साथ गोहान भी मर चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो लड़ने के लिए चला जाता है माजिन बू से। और दोस्तों इस टाइमलाइन में जैसा कि सुपर बू सबसे पहले पिकलो को ऑब्जर्व करता है, फिर गोटेन को ऑब्जर्व करता है और लास्ट में गोहान को ऑब्जर्व करता है, ऐसा कुछ दोस्तों अभी तक हुआ नहीं है। और गोकू क्योंकि मरा नहीं है, इस टाइम गोकू भी मरा नहीं है, तो वो आफ्टर लाइफ में नहीं जाता है, क्योंकि उसके पास एक दिन का टाइम नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों वो जिंदा है, तो वो धरती पे रख के वापस से माजिन बू से लड़ने जाता है। और क्योंकि दोस्तों उसे लगता है कि गोहान और वेजिटा दोनों ही मर चुके हैं, तो वो अपनी फुल पावर का यूज करते हुए डायरेक्ट सुपर सेन 3 में जाके माजिन बू से लड़ने लगता है और उससे एक अच्छी खासी फाइट देता है। यहाँ पर दोस्तों माजिन बू गोकू को एक और ऑब्जर्व करने का सोचता है, पर क्योंकि उसे ये पता होता है
कि माजिन बू किसी को भी ऑब्जॉर्व कर सकता है, क्योंकि वो ये जान चुका होता है कि इविल बुल ने माजिन बू को कैसे चॉकलेट बना के ऑब्जॉर्व किया था। और उसे ये भी पता होता है कि जैसे उसके बॉडी पार्ट वापस से रीजनरेट होते हैं तो वो अपने अंदर किसी को भी ऑब्जॉर्व कर सकता है। तो वो माजिन बू से बचते हुए उससे फाइट कर रहा होता है और उसे अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। जहाँ पर दोस्तों गोकू अपनी सुपर सैयन 3 में जाकर माजिन बू को बहुत ही ज़्यादा टक्कर मतलब अच्छी खासी फाइट देता है, जहाँ पे माजिन बू उस पर बहुत ज़्यादा की अटैक करता है और गोकू उनसे बचते हुए माजिन बू पे एक कामेहामे वेव का यूज़ करता है और वो पूरी तरह से सुपर बू को ख़त्म कर देता है। पर जैसे ही दोस्तों वो अचानक से उसे लगता है कि माजिन बू पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तभी वो देखता है कि माजिन बू ने अपने कुछ टुकड़ों को चारों तरफ बिखरा दिया था और वो उन टुकड़ों से वापस से रीजनरेट हो जाता है। और ये देख के गोकू को और भी गुस्सा आता है। पर दोस्तों इस टाइम पे गोकू का स्टैमिना बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है और वो शायद अब माजिन बू से लड़ नहीं सकता है। और जैसे ही दोस्तों माजिन बू उसे एब्जॉर्व करने जा रहा होता है, तभी वहाँ पे अचानक से गोहान आ जाता है और वो अपनी मिस्टिक फॉर्म में होता है। तो इस टाइमलाइन का मिस्टिक गोहान ओरिजिनल टाइमलाइन के मिस्टिक गोहान से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि इस टाइमलाइन के गोहान के पास सुपर सैयन 3 तक की भी पावर होती है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उसके बाद वो गोकू को एक सेंजो बीन देता है और बोलता है कि डैड मैं अभी जिंदा हूँ और अब मिलकर इसे ख़त्म करना होगा। और गोकू गोहान को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे तो यही लगा था कि शायद गोहान भी अब मर चुका है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही सुपर बू देखता है कि गोहान और गोकू दोनों एक साथ आ चुके हैं, तो उससे भी ये कहीं ना कहीं लग जाता है कि शायद वो अब नहीं जीत पाएगा। और उसके बाद दोस्तों गोहान और गोकू मिलके माजिन पे बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं और उसे ख़त्म करने लगते हैं। और गोहान देख लेता है पहले से ही कि उसके और भी कई टुकड़े हैं धरती पे फैले हुए हैं, तो वो उन सभी टुकड़ों को जाके एक एक करके तुरंत से ही ख़त्म कर देता है। और उसके बाद गोहान और गोकू मिलके एक बहुत बड़ा कामेहामे वेव का यूज करते हैं और उसके बाद वो सुपर बू को पूरी तरह से ही ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों इस टाइमलाइन में माजिन बू नहीं बचता है, जैसा कि ओरिजिनल टाइमलाइन में एक मोटा माजिन बू बच जाता है, वो इस टाइमलाइन में नहीं बचता है। और उसके बाद दोस्तों गोकू और गोहान जाके ड्रैगन बॉल से विश मांगते हैं कि माजिन बू के हाथों जितने भी लोग मारे गए हैं वो वापस से विश बैक हो जाए। दोस्तों इस टाइमलाइन में धरती नहीं ख़त्म हुई है और ना ही गोटेन, पिकलो और गोहान माजिन बू के अंदर एब्जॉर्ब हुए हैं। दोस्तों इस टाइमलाइन में माजिन बू का अंत सीधे सीधे गोकू और गोहान ने मिल के किया है, क्योंकि ये देखकर वेजिटा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, पर उससे बहुत ही ज़्यादा दुख भी होता है कि गोकू के पास सुपर सैयन 3 की पावर होती है, फिर भी वो सुपर सैयन 2 में ही उससे लड़ रहा था। और दोस्तों यही हमारा फाइनल पार्ट होता है इस सीरीज़ का, जो कि पार्ट 4 है। क्योंकि दोस्तों अब मुझे नहीं लगता है कि ड्रैगन बॉल जी के आगे की कहानी जो ड्रैगन बॉल सुपर में होती है वो रेडिट्स के रहने की वजह से कुछ ज़्यादा चेंजिंग होने वाली है। तो दोस्तों यही हमारी स्टोरी का फाइनल होता है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और आप लोग ने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।